हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। यह कहानी के सभी पात्र और उनके नाम और घटनाएं काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी से प्रेरित नहीं है। यह पूरी तरह से एक कल्पनात्मक रचना है। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग होगा। कृपया ध्यान दें, यह केवल 14+ के लिए सुविधाजनक है। अनचाहा गर्भ। गिरधारी लाल अपने गांव के मुखिया थे। उनका अपने गांव में बहुत ही नाम था। गिरधारी लाल के 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। गिरधारी लाल ने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी थी, पर उनकी बेटी मनीषा अभी 12वीं क्लास में पढ़ती थी, इसीलिए मनीषा की शादी को लेकर घर में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। क्योंकि मनीषा की तो अभी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई थी। मनीषा का बचपन से ही शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे पढ़ने का बहुत शौक था। इसीलिए मनीषा ने अपने घर वालों से कह दिया था कि जब मैं कोई नौकरी कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तभी शादी करूंगी। घर की इकलौती बेटी और माँ बाप की लाडली होने की वजह से माँ बाप ने भी मनीषा के इस बात को पूरी मंजूरी दे दी थी। मनीषा ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने माँ बाप से कहा, मम्मी पापा मुझे IAS बनना है और इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। मनीषा के पिता गिरधारी लाल को जब पता चला कि मनीषा गांव से दूर शहर जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहती है तो उन्होंने मनीषा को जाने से मना कर दिया, क्योंकि मनीषा आज तक कहीं भी कभी अकेले घर से बाहर नहीं गई थी और उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ भी नहीं थी। मनीषा की मां मालती भी मनीषा को समझाया, पर मनीषा किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मनीषा ने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा मैं कोई अकेले तो नहीं जा रही, मेरे साथ मेरी सहेली राखी भी तो है। मनीषा के लाख समझाने के बाद मनीषा के माँ बाप ने मनीषा को दिल्ली जाने के लिए अनुमति दे ही दी। उन लोगों ने अनुमति तो दे दी थी, फिर भी उन लोगों के मन में एक अजीब सा डर था। अगले दिन सोमवार था। मनीषा अपने दिल्ली जाने की तैयारियों में बिजी थी। मनीषा के साथ मनीषा की मां मालती भी मनीषा की पैकिंग करवाने में उसकी मदद करने लगी। मनीषा की मां ने मनीषा को समझाते हुए कहा, बेटा जा तो रही है पर देखना अपनी और हमारी इज्जत का ख्याल रखना। कहीं ऊंच नीच हो गई तो तेरे पिताजी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मनीषा ने अपनी मां को टोकते हुए कहा, मां आप भी क्या जाते जाते अपशगुन बातें बोल रही हैं। अगर इसी तरह सभी के माँ बाप अपने बच्चों को रोके तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इस बात पर मनीषा की मां ने कहा, बेटा तेरा कहना भी सही है, पर अपने बच्चों को सही या गलत का रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बहुत बुरे भी हैं और इस कलयुग की दुनिया में कौन बुरा है और कौन अच्छा है इसका पता नहीं लगाया जा सकता। मनीषा ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मां अब ज्यादा मत सोचो, नहीं तो मेरे जाने से पहले कहीं तेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे रुकना पड़ जाएगा। अगले दिन मनीषा सुबह सोकर जल्दी उठी, क्योंकि 12 बजे उसकी दिल्ली जाने की ट्रेन थी। मनीषा जब दिल्ली जाने लगी तो उसने अपने मम्मी पापा और भाभी भैया सभी को प्यार से गले लगाया और अपने छोटे भाई के साथ स्टेशन के लिए निकल गई। मनीषा जब स्टेशन पहुंची तो वहां पर उसकी सहेली राखी भी अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। दोनों सहेलियां चहकते हुए एक दूसरे के गले लग गई। मनीषा ने भैया ने जब राखी को देखा तो उन्हें एक तसल्ली मिली। मनीषा के भैया और राखी के पापा ने दोनों को ट्रेन में बिठाकर अपने अपने घर को वापस आ गए। मनीषा के भैया ने राखी के पापा से नंबर ले लिया था कि कहीं जरूरत पड़ी तो हम फोन पर बात कर सकते हैं। मनीषा के भैया जब अपने घर गए तो उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि मनीषा की फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा जो मनीषा की सहेली थी राखी, वह बहुत ही जिम्मेदार लड़की लग रही थी और उसके भी माँ बाप ने उसे अकेले ही ना छोड़ा है।
मनीषा के माँ बाप को भी यह बात सुनकर एक तसल्ली सी मिल गई। मनीषा जब दिल्ली पहुंच गई तो उसने सबसे पहले अपने मम्मी पापा से बात की और कहा, मम्मी पापा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच गई हूं। अब आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से हूं। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं, प्लीज आप लोग बार बार फोन मत करना, नहीं तो मेरी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। मनीषा के पिता गिरधारी लाल मनीषा से बात करके बहुत खुश हो गए और उन्होंने मनीषा से कहा, ठीक है बेटा, जैसा तू कह रही है हम वैसा ही करेंगे, पर देखना तू अपना ख्याल रखना। मनीषा ने कहा, ठीक है पापा, अब आप ज्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है, बाद में बात करूंगी। मनीषा और राखी एक किराए के घर में रहने लगे, जो घर राखी के पापा ने पहले ही बुक करा दिया था, क्योंकि उस घर से उन लोगों का कोचिंग सेंटर नजदीक था। मनीषा और राखी दोनों अपने आईएएस की तैयारी करने के लिए जुट गए। हर रोज कोचिंग सेंटर जाना और कोचिंग सेंटर से आने के बाद घर पर पढ़ाई करना, यही उन दोनों का डेली रूटीन बन गया था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है, मनीषा जब सोकर उठी तो देखा घड़ी में 12 बज चुके थे और उस दिन मनीषा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उसने देखा राखी मनीषा से पहले उठकर नहा धोकर बैठी हुई है। राखी ने मनीषा से कहा, क्या बात है यार, आज सोने उठने में बड़ा लेट हो गई, मैंने भी तुझे जगाया नहीं, सोचा चल इसे आज आराम करने देती हूँ। मनीषा ने कहा, हाँ यार, यह सब कैसे हो गया, मैं तो हर रोज सबसे पहले उठ जाती हूँ और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है और कोचिंग भी छूट गया मेरा तो। राखी ने कहा, अरे यार, तू भी क्या बात करती है, तेरी तबीयत खराब है और तुझे कोचिंग की पड़ी है। चल छोड़ कोचिंग वोचिंग, आज आराम कर ले, नहीं आराम करना है तो आज हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे और ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। मनीषा ने कहा, तेरे को तो मस्ती करनी है तो तू कर, पर मैं कोई मौज मस्ती करने नहीं वाली, हम दिल्ली अपना करियर बनाने आए हैं, कोई मस्ती करने नहीं। उस दिन मनीषा नहा धोकर नाश्ता कर अपनी किताबों में खो गई, पर उस दिन से मनीषा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पर मनीषा पढ़ाई में इतनी बिजी थी कि वह अपनी तबीयत को इग्नोर कर रही थी। इसी तरह 3 से 4 महीने बीत गए। मनीषा को अपने शरीर में कुछ परिवर्तन नजर आया और उसे कुछ ठीक नहीं लगा। इस बारे में उसने अपनी दोस्त राखी से बात की और कहा, राखी, लगता है यार मेरे साथ कुछ गलत जरूर हुआ है, तू अभी और इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चल। राखी और मनीषा उस दिन हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने मनीषा का जब चेकअप किया तो उसने मनीषा से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है बेटा? मनीषा ने कहा, 21 साल। फिर एक बार डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? शादी वाली बात सुनते ही मनीषा के शरीर में मानो एक बिजली सी दौड़ गई थी और उसने तुरंत ही डॉक्टर से पूछा, मैडम, पर मैम आप शादी वाली बात क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम 4 महीने से प्रेग्नेंट हो? मनीषा के मुंह से निकल गया, क्या? प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही मनीषा की आंखों के सामने अपने पिता गिरधारी लाल और मां मालती का चेहरा बार बार आने लगा और वह सोचने लगी कि आते वक्त मां ने कहा था कि अपनी इज्जत का ख्याल रखना, वरना तेरे पिताजी तो जीते जी ही मर जाएंगे। यही सब सोचते हुए मनीषा हक्का बक्का सी रह गई। तभी डॉक्टर ने मनीषा को झकझोरते हुए पूछा, बेटा, तूने बताया नहीं, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मनीषा ने कहा, नहीं मैम, मेरी शादी तो नहीं हुई और यह सब मेरे साथ कैसे हुआ ये भी मुझे नहीं पता मैडम। डॉक्टर ने मनीषा से कहा, बेटा, तुम्हारी प्रेगनेंसी लगभग 4 महीने से की भी ज्यादा हो गई है। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अपने माँ बाप को अब बुला लो। मनीषा ने डॉक्टर से कहा, मैम, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, मैं तो अपना सपना पूरा करने दिल्ली आई हुई हूँ और मेरे साथ यह हो गया। जब मैं घर से निकल रही थी तो गांव के कुछ लोगों ने मेरे अकेले आने का विरोध किया था, पर कुछ लोगों ने मेरा समर्थन भी किया था मैडम। और समर्थन देते हुए उन्होंने कहा था कि बेटा, तू जा तो रही है, पर अपना नाम और हमारे गांव का नाम रोशन करके आना। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए गांव से दूर शहर भेज सकें।
मैं उन सब लोगों के लिए एक विश्वास थी। यही कहकर मनीषा फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने मनीषा से कहा, बेटा हम इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और तुम्हारा अबॉर्शन भी अब नहीं हो सकता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने माँ बाप के पास चली जाओ। मनीषा रोते हुए चेकअप रूम से बाहर निकली और उसने राखी को यह सब बताया। यह बात जानने के बाद राखी ने कहा, क्या बात है यार, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अभी तक तूने मुझसे मिलवाया ही नहीं। मनीषा ने गुस्से में राखी से कहा, बस कर राखी, अब जले पर नमक मत छिड़क तू। यह सब आखिर मेरे साथ कैसे हो गया, मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर बाद मनीषा और राखी अपने रूम पर चले गए। उस दिन से मनीषा को ना तो रात को नींद आ रही थी और ना ही दिन को चैन। ना तो मनीषा कोचिंग सेंटर जाती और ना ही मन से पढ़ाई कर पा रही थी। उसका दिमाग तो बस इसी उतल पुतल में था कि मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं मरूं या जिंदा रहूं। मर जाऊंगी तो भी चैन नहीं और जिंदा रहूंगी तो भी चैन नहीं। यह सब सोचते सोचते मनीषा एकदम थक चुकी थी और उसने एक दिन निर्णय लिया कि ना तो मैं मरूंगी और ना ही टेंशन करूंगी और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और इस बच्चे को जन्म भी दूंगी। उस दिन से मनीषा जी जान से अपनी यूपीएससी की पढ़ाई पूरी करने में जी जान से जुट गई। एक दिन मनीषा ने जो अपने कानों से सुना वह इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। राखी फोन पर किसी को डांटते हुए बोल रही थी कि तुम लोगों ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मनीषा प्रेग्नेंट हो गई है, अब तुम लोग 4 से 5 महीने मेरे पास फोन बिल्कुल भी मत करना। राखी की यह घिनौनी असलियत जानने के बाद मनीषा के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पर मनीषा ने चाहकर भी राखी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता था यह सब पूछने के बाद राखी उसे छोड़कर चली जाएगी वापस, और राखी अगर चली गई तो मेरे मम्मी पापा को सच्चाई भी पता चल जाएगी। इसीलिए उसने राखी को इस बारे में एहसास होने भी नहीं दिया कि उसे सब कुछ पता चल गया है। उसने सोचा जब सही समय आएगा मैं तब उससे पूछ लूंगी, अभी मेरा समय ठीक नहीं है। इस तरह 4 से 5 महीने बीत गए। मनीषा ने एक लड़के को जन्म दिया। मनीषा उस बच्चे को देखकर बहुत रो रही थी और ना चाहते हुए भी उसने अपने बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया। मनीषा को बच्चे को जन्म देने के 2 महीने बाद मनीषा का आईएएस एग्जाम था। 2 महीने बाद मनीषा ने आईएएस का एग्जाम दिया। आईएएस का एग्जाम देने के कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। मनीषा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुकी थी और अब वह आईएएस की बनने जा रही थी और वह इस साल की यूपीएससी टॉपर भी थी। और वहीं राखी फेल हो चुकी थी। आईएएस की ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही मनीषा ने राखी से पूछा कि राखी आखिर तूने मेरे साथ गलत क्यों करवाया। राखी ने बात को टालते हुए कहा, मैंने तेरे साथ गलत नहीं किया। मनीषा ने कहा, तू झूठ मत बोल राखी, मैंने उस दिन तेरी सारी बातें फोन पर सुन ली थी। एक दिन तू किसी से फोन पर बात करती हुई बोल रही थी कि तुम लोगों ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मनीषा प्रेग्नेंट हो गई। आखिर यह सब क्या है राखी? मनीषा के बहुत पूछने के बाद राखी ने गुस्से में कहा, हाँ मैंने ही तेरे साथ वह सब कुछ करवाया है जिस वजह से तू प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि मैं तुझसे बचपन से ही जलती थी। तू मुझसे हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी, इसीलिए मुझे तेरे से बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी, इसीलिए मैंने तेरे साथ ये सब कुछ करवाया है। और मैंने उस रात तेरे खाने में नशीली दवाई मिला दी थी जिस वजह से तू बेहोश हो गई, और उसके बाद मैंने कुछ लोगों को बुलाया और तेरे साथ गलत काम करवाया। मनीषा ने कहा, तेरे जैसा दोस्त भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। वह तो मैंने सूझबूझ से काम ले लिया, नहीं तो तूने तो मेरी जिंदगी खराब ही कर दी थी। तुझे तेरे कर्मों की सजा, तुझे सजा मैं नहीं तेरा भगवान देगा। यही कहकर मनीषा वहां से चली गई। कुछ दिन बाद मनीषा अपने गांव गई। मनीषा का फूल और मालाओं से स्वागत किया गया। मनीषा ने अपने ही इज्जत नहीं बल्कि अपने पूरे गांव वालों की इज्जत बचा ली थी। मनीषा के साथ गलत तो उसके खुद की सहेली ने करवाया था, पर जब यह बात गांव वालों को पता चलती तो गांव वाले कभी भी अपनी बेटिया को गांव से दूर शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए अनुमति बिल्कुल भी नहीं देते। मनीषा के पिता गिरधारी लाल का सर तो एकदम ऊंचा हो गया था। उन्हें अपनी बेटी मनीषा पर फक्र था, क्योंकि उनकी बेटी मनीषा एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद मनीषा ने अपने माँ बाप से कहा कि मम्मी पापा
मैंने एक फैसला लिया है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, पर मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। मनीषा के माँ बाप को मनीषा के इस फैसले से कोई भी ऐतराज कभी नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मनीषा अपने माँ बाप को दिल्ली के उसी अनाथालय में ले गई जहां पर उसने अपने बच्चे को छोड़ा था। पर मनीषा अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रही थी। फिर उसे याद आया कि जो तिल मेरे गालों पर है वही तिल मेरे बच्चों के गालों पर था। तिल की सहायता से मनीषा अपने बच्चे को पहचान गई। वैसे तो एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती, पर बच्चे को देखते ही मनीषा ने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वैसे तो यह बच्चा मनीषा का ही था, पर अनाथालय में छोड़ने की वजह से उसे कुछ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। कानूनी कार्रवाई कर मनीषा अपने बच्चे को अपने घर लेकर आ गई। दोस्तों, वैसे तो यह कहानी काल्पनिक है, पर आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि कोई बच्चा यहाँ फेंका गया तो कोई बच्चा वहां फेंका गया। किसी कारणवश अपने बच्चों को रखने में सक्षम ना हो तो उस बच्चे को इधर उधर ना फेंकें, अनाथालय में छोड़ दें, जैसे कि मनीषा ने अपने बच्चे को छोड़ा। क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और कुछ लोग ऐसे बच्चों को नाजायज कहते हैं, पर कोई भी बच्चा नाजायज नहीं होता। नाजायज तो वह लोग होते हैं जो बच्चों को इधर उधर फेंकते हैं। और इस कहानी से एक सीख हमें और मिलती है कि ज्यादा किसी पर विश्वास ना करें, अंधा विश्वास ना करें, आंख बंद ना करें, जैसा कि इस कहानी में मनीषा ने अपनी फ्रेंड राखी पर किया। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या राखी ने अपनी दोस्त मनीषा के साथ सही किया या गलत किया? मनीषा ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन राखी उससे जलती थी, जिस वजह से उसने उसके साथ इतना गलत करवाया। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं वही हमारा दुश्मन निकलता है। राखी ने भी इस कहानी में मनीषा के साथ यही किया। आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।